हेलो बच्चों, कक्षा 7 में विज्ञान विषय में पहला पाठ हम पढ़ेंगे। विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। प्रगति मतलब प्रोग्रेस। मानव दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस कर रहा है, तो आप जानते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में कर रहा है। जैसा कि हम विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि विज्ञान में मानव ने क्या प्रगति की है। विज्ञान एवं तकनीकी, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी। बच्चों, टेक्नोलॉजी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैं आपको एक मोबाइल की सहायता से क्लास दे रहा हूँ, ये भी टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी ने बड़े आयाम स्थापित किए और हमारे जीवन को बहुत सरल बना दिया है। हर जगह आजकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र है, सभी जगह विज्ञान नई नई खोजें करता है और तकनीक आगे आगे बढ़ती है। इस पाठ में हम विज्ञान और तकनीकी से हमारे जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें क्या प्रगति हुई है उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संचार के क्षेत्र में। संचार मतलब अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। बहुत पहले हम अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जानवरों आदि का प्रयोग भी करते थे, जैसे कबूतर के पैरों में चिट्ठी बांधकर भेज देना। परंतु वो इतना सरल नहीं था और ना ही वो बहुत निश्चित था। उसके बाद जब हमने संदेश वाहक का प्रयोग किया, एक आदमी पत्र को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। फिर हम और विकसित हुए तो हमने पोस्ट ऑफिस बनाए, फिर धीरे धीरे फोन, टेलीफोन इत्यादि आए। सरलता से हम अपने विचारों को, अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने लगे। उसके बाद कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया और संचार का कार्य अत्यंत सरल हो गया और बहुत व्यापक के साथ साथ बहुत निश्चित हो गया, डेफिनेट हो गया कि हमारा काम होगा ही होगा। तो बच्चों, विज्ञान ने संचार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति की है। आज हम क्लास ले रहे हैं संचार के माध्यम से। एक साथ कई लोग हमसे जुड़े हुए हैं और आपके साथ हम कक्षा दे रहे हैं। ये संचार का ही एक माध्यम है। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा में सूचना संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। बच्चों, शिक्षा मतलब पढ़ाई। अब आप देख रहे हैं कि मैं आपको मोबाइल पे पढ़ा रहा हूं। शिक्षा में आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हम उसी के आधार पर आपके साथ अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों को स्मार्ट क्लास से भी आप हो सकता है परिचित ना हो। कक्षा में अध्यापक के स्थान पर कंप्यूटर की सहायता से बोर्ड पर क्लासें दी जाती हैं। उसमें अध्यापक की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। वहाँ कंप्यूटर और दूसरे यंत्रों की सहायता से हमें वीडियो, ऑडियो के द्वारा शिक्षा दी जाती है। दिन प्रतिदिन इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। भविष्य में आप भी इस माध्यम से शिक्षा प्राप्त करेंगे और हम शिक्षा में विज्ञान और तकनीक दोनों का प्रयोग लगातार अपनी शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए करते जा रहे हैं। तीसरा हमारा टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी। बच्चों, आप लोग इन दिनों हो रही कुछ इस प्रकार की घटनाएं, जैसे चंद्रमा पर भेजे जाने वाला उपग्रह, मंगल पर भेजे जाने वाले उपग्रह की घटनाओं से परिचित होंगे। ये बच्चों, ये सारी चीजें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आती हैं। जैसे हमारा पृथ्वी से ऊपर जाना आकाश में, जिसे हम अंतरिक्ष भी कहते हैं, वायुमंडल से भी बहुत ऊपर चले जाना। काफी समय से हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।
आप जानते हैं कि मनुष्य चांद पर भी जा चुका है। वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। भारत भी इस क्षेत्र में धीरे धीरे लेकिन बहुत शक्ति से आगे बढ़ रहा है। आज इस क्षेत्र में भारत का एक बड़ा नाम है। उपग्रह लॉन्च करने के लिए विदेशों के वैज्ञानिक भी भारतीय तकनीकी, यहाँ तक कि अगर आपने सुना है इसरो के वैज्ञानिकों का सहारा लेते हैं, क्योंकि हमारी तकनीक बहुत अच्छी और कम कीमत वाली है। हमने अभी मंगलयान भी भेजा था, उसकी जो खर्च आया था वो बेहद कम आया था। विज्ञान के प्रयोग से हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया कि इतना सस्ता मंगलयान बनाकर भारत ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। बच्चों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। बच्चों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। उन्होंने ही इस भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की नींव रखी है। उन्होंने वर्ष 1962 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनकोस्पार का गठन किया था। एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरू करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट तथा भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS जैसी अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली मौजूद है। इनसैट उपग्रह दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए IRS प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है। ये उपग्रह हमारे लिए बहुत काम में आने वाले हैं। जैसे मैंने बताया, मौसम विभाग के लिए, दूरदर्शन के लिए और अन्य कई कार्यों के लिए भी प्रयोग होते हैं। भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया है। इनमें एक है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV, जिसमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, तथा दूसरा है GSLV, जिसमें इनसैट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। सितंबर 2004 में भू-स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी GSLV F1 द्वारा प्रक्षेपित एडुसेट, ध्यान रखना, एडुसेट भारत का प्रथम उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। आकाशगंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल जो सूर्य के लगभग 1 लाख गुना बड़ा है, ऐसा पाया गया है। इसकी पुष्टि भी इसी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हुई है। तो बच्चों, हमारे जीवन में आप जानते हैं कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कितनी महत्वपूर्ण है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस पाठ का रक्षा व प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। रक्षा मतलब हमारे देश की सुरक्षा। हमारे देश की सुरक्षा के लिए विज्ञान और तकनीकी का किस प्रकार प्रयोग हो रहा है? बच्चों, नई नई मिसाइलें बनाई जा रही हैं। इन मिसाइलों के लिए जो श्रेय दिया जाता है वो APJ अब्दुल कलाम को दिया जाता है। उनकी मदद से भारत ने अनेक प्रकार की मिसाइलें, टैंक, न जाने कितने युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले प्रक्षेपास्त्र बनाए हैं जो आज हमारे देश की रक्षा करते हैं। अन्यथा हमारे पड़ोसी देश हम पर हमेशा आक्रमण करने के लिए तैयार रहते हैं, परंतु हमारी इस रक्षा प्रणाली, मजबूत रक्षा प्रणाली की वजह से वो हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। हमारे पास रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी पनडुब्बियां हैं जो हमें समुद्र से रक्षा कराती हैं। अनेक मिसाइलें हैं जैसे अग्नि है
और भी अर्जुन टैंक है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऐसे युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र हैं जो हमारे देश को एक दृढ़ राष्ट्र बनाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। अन्यथा पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, न जाने कितने हमारे पड़ोसी देश हमें आक्रमण करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये सारी जो खोजें हुई हैं, ये विज्ञान और तकनीकी के कारण हमारे देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाती है और हमारी रक्षा करती है। इसके बाद आता है चिकित्सा के क्षेत्र में। बच्चों, चिकित्सा के क्षेत्र में तो विज्ञान ने क्रांति ला दी है। आज कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। कोरोना को छोड़कर, कोरोना इस समय बहुत भयंकर महामारी के रूप में फैल रहा है, मगर हमारे वैज्ञानिक बहुत जल्दी ही इसका कोई ना कोई एक अच्छा इलाज ढूंढेंगे। फिलहाल हम अपने इसमें आते हैं, न जाने कितनी तकनीकें विज्ञान और तकनीकी की सहायता से हम बना चुके हैं। इतने अच्छे अच्छे यंत्र हैं। आज आदमी के पूरे शरीर की जांच कुछ ही क्षणों में की जा सकती है। MRI, CT स्कैन, एंडोस्कोपी के द्वारा शरीर के अंदर के अंगों की फोटो ली जा सकती है, उनकी जांच की जा सकती है, शरीर के अंदर की बीमारी का पता लगाया जा सकता है। जो बहुत भयंकर बीमारियां थी जैसे कि कैंसर है, मलेरिया है, इनका आदि का इलाज बहुत आसानी से आज किया जा सकता है। हम चिकित्सा के क्षेत्र में बच्चों बहुत आगे निकल गए हैं, नई नई दवाइयों की खोज हो रही है। इस प्रकार हम अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में हमने बहुत व्यापक खोजें की हैं। आज किसान कम जगह में अधिक फसल उगा रहा है, जिसका कारण है उन्नत किस्म की बीजें, खरपतवार को नष्ट करने के लिए दवाइयां हैं, कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक हैं, और न जाने कितने उपकरण हैं जो खेत को बहुत आसानी से जोतकर उसे फसल उगाने योग्य बना देते हैं। फसलों को आसानी से काट लिया जाता है और किसान की मदद करने के लिए न जाने कितने प्रकार के यंत्र प्रयोग हो रहे हैं। सिंचाई के लिए भी अनेक उपाय किए जा रहे हैं। आज हम कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, परंतु अब हमारी पैदावार इतनी अच्छी हो गई है कि हम दूसरे देशों का मुकाबला भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम जय जवान और जय विज्ञान के नारे से आगे बढ़ रहे हैं और साथ में जय विज्ञान भी जोड़ दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन तीनों में ही हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कृषि के क्षेत्र में भी हमने बहुत व्यापक खोजें की है। तो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है परिवहन के क्षेत्र में। परिवहन का अर्थ है कि अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या खुद हम एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं। आप जानते हैं, पुराने समय में हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो पैदल जाते थे, या घोड़ा तांगा, बैलगाड़ी आदि का प्रयोग करते थे। परंतु ये संसाधन, इनमें बहुत समय लगता था, बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहे थे। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता गया और तकनीक आगे बढ़ती गई, हमने मोटर गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, वायुयान, और अब आप देख रहे हैं आपके क्षेत्र में मेट्रो भी आ चुकी है, जो बहुत ही द्रुतगामी सेवाएं हैं। कुछ ही समय में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती हैं। सबसे तीव्र गति से चलने वाला वायुयान हमें कुछ ही घंटों में हमारे देश से दूसरे देशों में पहुंचा देता है। तो परिवहन के क्षेत्र में बच्चों ने बहुत प्रगति की। इसके बाद आता है विनिर्माण के क्षेत्र में। बच्चों, आज हम अनेक चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सज्जा के क्षेत्र में हम तरह तरह के मूर्तियां बनाते हैं। ये उद्योग भी बहुत फल फूल रहा है। डेकोरेशन के लिए न जाने हम चीज़ों में कितने परिवर्तन करते हैं और अपने चारों तरफ अपने मकान की सुंदरता बढ़ाने के लिए, विद्यालयों की सुंदरता बढ़ाने के लिए, ऑफिस की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। इसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उनमें इन चीज़ों का निर्माण हो रहा है। छोटे स्तर पर भी छोटे कारीगर भी
इसके रूप में लगे हुए हैं और अपनी जीविका कमाते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है उद्योग के क्षेत्र में। उद्योग के क्षेत्र में भी भारत दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पर लोहा उत्पादन, एल्यूमिनियम उत्पादन और न जाने कितनी धातुओं और दुर्लभ तत्वों का उत्पादन किया जाता है, जिससे हमारा देश दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। इसकी मांग हमारे देश में नहीं बल्कि कई बाहर के देशों में भी होती है। हमारे देश के लोग बाहर के देशों में भी व्यापार कर रहे हैं। उद्योग बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, जो सभी की जीविका का साधन बने हुए हैं। छोटे स्तर पर भी अनेक उद्योग चल रहे हैं, जैसे कागज के गिलास बनाना, तख्ती बनाना, प्लेट बनाना। बड़े बड़े उद्योग भी चल रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने पीछे वर्णन किया है। तो ये मशीनें, ये सब विज्ञान और तकनीकी की हमें देन है, जिनका प्रयोग हम छोटे और बड़े दोनों स्तर पर धीरे धीरे करते जा रहे हैं और अपने जीवन को सरल बना रहे हैं। इसके बाद ऊर्जा के क्षेत्र में बच्चों, काफ़ी समय पहले ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे देश का स्थान बहुत पीछे था। ऊर्जा के हमारे पास ज़्यादा स्रोत नहीं थे, लेकिन आज हम वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणविक ऊर्जा, न जाने कितने प्रकार की ऊर्जाओं का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि सागरीय ऊर्जा का भी हम प्रयोग कर रहे हैं और इस ऊर्जा का प्रयोग हम अपने देश के विकास में लगातार करते जा रहे हैं। सोलर प्लेट से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। वायु ऊर्जा, पवन चक्की के द्वारा वायु की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा, जो सेल होते हैं, जो आप घड़ी या रिमोट में प्रयोग करते हैं, उनमें रासायनिक ऊर्जा, और बैटरी, इन्वर्टर की जो बैटरी है उसमें भी रासायनिक ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। बहुत ऊर्जा के स्रोत अब भारत ने खोज लिए हैं। अब हमारे पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त भंडार है। जीवाश्म के रूप में भी कुछ ईंधन हमारे पास है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये भी हमारे पास काफ़ी मात्रा में है। परंतु ऊर्जा का हमें सही से प्रयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक है व्यापार एवं वाणिज्य। बच्चों, व्यापार करना पहले बहुत दुर्गम होता था। अपने सामान बेचने के लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह सामान ढोकर लेके जाना पड़ता था। प्रचार करने के लिए आदमी लगाने पड़ते थे, पेपर छापने पड़ते थे, प्रचार करना। लेकिन आज हम घर बैठे ही अपना व्यापार कर सकते हैं। आप जानते हैं उसका एक सबसे बड़ा माध्यम इंटरनेट है। इंटरनेट पर हम अपनी वेबसाइट बनाकर अपने सामान का प्रचार बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो विज्ञान ने अब व्यापार को आसान बना दिया है। और दूसरा है वाणिज्य। वाणिज्य के क्षेत्र में भी दिन प्रतिदिन बहुत बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पैसे का लेन देन बहुत ही सरलता से हो जाता है। हम पैसा, इतने मोबाइल ऐप अब आ चुके हैं, हम इंटरनेट की सहायता से बहुत ही शीघ्र ही किसी राशि को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तुरंत ही कुछ ही क्षणों में दूसरा व्यक्ति पैसे पा सकता है। इस तकनीक का बैंकों में प्रयोग किया जा रहा है और धीरे धीरे हमारे व्यापार को इसने आसान बना दिया। इसके बाद आता है ई गवर्नेंस। बच्चों, हमारा देश एक विशाल देश है, इस पर शासन करना इतना आसान नहीं है। हमारी सरकार अब शासन को और मजबूत बनाने के लिए और उसकी सूचनाओं को देने के लिए बहुत आसान तरीके यूज़ कर रही है, जिसमें हम ई गवर्नेंस को मुख्य स्थान देते हैं। ये इंटरनेट ही है जो लोगों तक शासन के विषय में सब कुछ बताता है। किसी प्रकार की कोई भ्रांति किसी के मन में ना रहे। सारी बातें बहुत सरलता से दूसरों तक इंटरनेट के माध्यम से बहुत आसानी से पहुंच जाती हैं। तो बच्चों, विज्ञान और तकनीकी ने मैंने लगभग 12 टॉपिक आपको पढ़ाए, जो हमें प्रगति के मार्ग पर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इसी के साथ मैं इस सत्र को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।